नमस्कार, प्रदेश एट 360 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है इस केस से जुड़े मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से दायर 6 याचिकाओं को वापस लेने की तैयारी है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। केस के वादियों का दावा है कि इस मसले में राष्ट्र विरोधी ताकत सक्रिय होने का शक है, जिसकी वजह से राष्ट्र हित में केस वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारियों ने इस केस में राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा फंडिंग की आशंका भी जाहिर की है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 6 मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। देश विरोधी ताकत सक्रिय होने का शक सनातन संघ की ओर से जताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है जो 6 मुकदमे हैं, उन 6 मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। केस में फंडिंग के शक की भी शंका सनातन संघ की ओर से जताई गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ अब केस वापस लेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। एबीपी गंगा ने इस मामले को लेकर केस के वादियों से बात की, तो उन्होंने इस केस को वापस लेने की वजहों पर बात की। हालांकि केस वापसी का फैसला कल होगा। जो उन्होंने बताया उसे आपको सुनाते हैं। कुल कितने वाद हैं? अगर बात करें 6 प्रकार के वादों की बात हो रही है, तो ये कौन कौन से वाद हैं? और हम जो सामने देख रहे हैं 3 वादी आप लोग हैं, एक वादी श्रृंगार गौरी बनाम ज्ञानवापी चल रहा है। तो कुल 6 प्रकार के कौन कौन से वाद हैं, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, कुल 6 वाद दाखिल किए गए हैं, जिसमें 245 सन 21 है, 350 सन 21 डॉक्टर राम प्रसाद जी हैं, 839 आपका है, एक 840 है नंदी जी के नाम से, एक माँ गंगा के नाम से। ऐसे 6 मुकदमे कुल है। और 6 में एक विश्व वैदिक सनातन संघ के नेतृत्व में एक मुकदमा जो है, ये सारी मुकदमे दाखिल किए गए हैं। और हमको अपने नेतृत्व पर भरोसा है। हमारा नेतृत्व माननीय जितेंद्र सिंह बिसेन जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो निर्णय लेंगे राष्ट्रहित में लेंगे। जो भी होगा अच्छा होगा। कुछ न कुछ समस्याएँ आती जाती रहती हैं, उसमें जो निर्णय वो लेंगे वो अच्छा होगा। सर, 6 प्रकार के वाद हैं और कहीं ना कहीं जो आम चर्चा है, मैं भी काशी का रहने वाला हूं और काशी की गलियों में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद भी है कि कहीं जो मंदिर है उसके बड़े नज़दीक हैं हम लोग, आदि विश्वेश्वर के बड़े नज़दीक है। जो सामने वाला पक्ष है, कहते हैं मुकदमे में सामने वाला दबाव में देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग पैर पीछे खींचेंगे। कौन सी बड़ी वजह है ऐसी, क्या है वैसा? देखिए, जो होगा देश हित में होगा। इसका वजह भी कल आपको पता चल जाएगा। माननीय न्यायालय में 2 बजे के बाद हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय जितेंद्र सिंह बिसेन जी, वो भी कल आपको सारी जानकारी देंगे, खुल के जानकारी देंगे। तो अब जो गेंद है विश्व वैदिक सनातन संघ के पाले में है और देखना यह होगा कि जो अगला निर्णय होगा वो क्या होता है। लेकिन जो वादी पक्ष के यानी 6 आदि विश्वेश्वर जी, तो आपका क्या कहना है सर? आप भी एक वादी पक्ष हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है, विश्व वैदिक संघ का मैं उत्तर प्रदेश का सह संयोजक भी हूँ। और ये जितने 6 मुकदमों की बात आप जो कर रहे हैं, ये सब मुकदमे हैं विश्व वैदिक संघ के द्वारा ही संचालित हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये दायर किए गए हैं। मुकदमा हम लोग लड़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के साथ अगर कोई दिक्कत होती है और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का अगर कोई प्रयास करता है, तो राष्ट्र हित में ये मुकदमे हमारे संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जैसा भी कहेंगे, राष्ट्र हित में इस मुकदमे को हम वापस लेने को भी तैयार हैं। तो कल काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग करने वाली 5 महिलाओं में से मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से याचिका वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी मामले में याचिका दायर करने वाली 5 महिलाओं में से एक राखी सिंह ने कहा है कि सोमवार 9 मई यानी कि कल वो अपनी याचिका वापस ले लेंगी। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 याचिकाकर्ता ज्ञानवापी मामले पर अपनी मांग पर कायम हैं।
लेकिन अब जबकि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद अहम मोड़ पर आ चुका है, तब मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने आखिर क्यों अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। सर हम लोग इसके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी है। रटाया जवाब में नहीं रटाया जवाब कैसे जवाब, हम लोग को जब जानकारी रहेगी तभी ना हम जवाब देंगे। नहीं एक ही 2 दिन का बात है, पहले से तो थी हम लोग। पहले बात हुई थी आपसे? एक 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उसके बाद से बात नहीं हुई? नहीं कभी वार्ता हुई कि हम लोग वापस लेंगे नहीं लेंगे? नहीं कोई वार्ता नहीं। वापस ले रही तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा? नहीं हम लोग तो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करबे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम लोग। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राखी सिंह अगर वापस लेते तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में स्थित गौरी और विग्रहों को 1991 की स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए। ज्ञानवापी पर याचिका में क्या मांग की, ये भी जान लीजिए। हमारे साथ तो आपको बता दें, रोजाना श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत की मांग की गई है। ये पहली मांग है। मस्जिद समेत पूरे परिसर के निरीक्षण की मांग की गई है। श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित हो, ये एक मांग की गई है। इसके लिए मस्जिद के अंदर भी निरीक्षण करने की बात कही गई है। ज्ञानवापी परिसर मूर्तियों की सुरक्षा की मांग की गई है। लेकिन अब मुख्य याचिकाकर्ता ही जब केस वापस लेने की बात कर रही हैं, तो क्या इस पूरे मामले में अगला मोड़ होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अधिवक्ता सुधीर कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सुधीर जी, सबसे पहले हम मामला जानना चाहेंगे। जो मुकदमा वापस लेने की बात है जी, ऐसी अफवाह है, आपके लोग द्वारा मैं भी सुन रहा हूँ, ऐसा कोई सत्य मुझे अभी सूचना नहीं मिली है। आखिर कितने वादी हैं इस पूरे मामले में? 5 वादी हैं। 5 वादी। कौन कौन लोग हैं? राखी सिंह, मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू और एक लक्ष्मी साहू। तो राखी सिंह के वाद से हटने की बात सामने है। इसे लेकर जो आपका वादी पक्ष है, क्या इसमें क्या होगा? अगर वाद में 5 लोग शामिल हों और 1 लोग पीछे हट जाए तो क्या इसमें क्या होता है? ये वाद में 5 लोगों का मतलब क्या होता है? और अगर 1 लोग पीछे हट जाए, ये क्या होता है? क्या नियम हम जानना चाहेंगे। पहले तो राखी सिंह हटेंगे नहीं, ये मुझे भी अफवाह है। और ऐसा होता है तो एक के हटने पर बात प्रभाव नहीं पड़ता है। एक के हटने पर कोई प्रभाव। एक वाद का हम नियम जानना चाहेंगे। अगर कोई वाद दाखिल किया जाता है तो उसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, तो कैसे वो वाद दाखिल होता है? प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया है कि संयुक्त रूप से बात दाखिल की जाती है या बादनी पृथक जो है। ज्ञानवापी मामले में मंत्री संजय निषाद ने ओवैसी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे केंद्र में रहे सभी मंदिरों को बनाया जाएगा। रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, उसके कार्यकर्ता संकल्पित है, देश की जनता भी संकल्पित है। कुछ लोग इसी देश के निवासी हैं, किसी दूसरे धर्म के शिकार हो गए हैं, उनके दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके दिमाग में भी राष्ट्रवाद आ जाए, वो भी इस भारतीय संस्कृति को दिल से लगाएं और उसके पुनर्गठन के लिए भारतीय संस्कृति को जो पिछले जो आक्रमणकारियों ने उसे नष्ट किया था, उसे फिर से पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, उसे धरातल पर लाने के लिए, ये भारत की संस्कृति है। ये सभी इस देश में जनता जो रहती है उसकी संस्कृति है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आगरा के ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दे कि वो ताजमहल के भीतर के 22 कमरों के दरवाजों को खोले। इस बात की जांच भी कराई जाए कि कमरे के अंदर आखिर क्या है। भाजपा के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी ने डॉक्टर रजनीश सिंह ने कोर्ट में ये याचिका दायर की है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने डॉक्टर रजनीश सिंह की ओर से ये याचिका कोर्ट में दायर की है। डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि ताजमहल के साथ एक पुराना विवाद जुड़ा हुआ है। तकरीबन 22 कमरे ताजमहल के अंदर मौजूद हैं, यहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उनकी मांग है कि इन कमरों को खोलने में कोई नुकसान नहीं है, ऐसा करके विवाद को विराम दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि इस बाबत एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि इन कमरों में रखी चीजों की जांच करे और देखे कि क्या यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियों या शास्त्र रखे हैं। एक याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों का अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चाँद है, चाँद के ऊपर कलश रखा है और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे वो लोगों के मन में भ्रांतियाँ पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं कि वो मंदिर है। ताजमहल के सर्वे को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ये जांच का विषय है जो सरकार का काम है। हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। सारे मामले की जांच कराते हैं, सारे मामले में जो होता है जैसा होता है वो मदद करते हैं। जैसा होगा वो जांच का विषय है, सरकार का काम है, सरकार अपनी अब वो सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री का काम है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। काशी, मथुरा और आगरा में चल रहे विवाद को लेकर संवाददाता उबैदुर रहमान ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने जवाब में कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है। तरफ आप और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपने कहा कि सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में आजकल चल रहा माहौल, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये लोग कौन है? ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं खैर खुद कह रहा हूँ, लेकिन कभी आपने लीडरशिप की बात सुननी, हर चीज़ में आपको लीडरशिप की बात सुननी चाहिए, इसलिए कि डिसीजन मेकर लीडरशिप होती है। कहने के लिए बहुत सारे लोग मीडिया में आप जैसे लोग चमकाने की कोशिश करते हैं और वो चमकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो नेक्सस को ख़त्म करना चाहिए। मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते ऐसे लोग जो गलत बयानी से काम लेते हैं उनको ना दिखाने, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी समाज के हो, किसी पूजा पद्धति में और या किसी धर्म में विश्वास रखते हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो गलत बयानी से काम करते हैं उसको आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बाइकआउट करना चाहिए। फिल्म स्टार गोविंदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी राज में यूपी का माहौल व्यापारियों के लिए काफी अच्छा हो गया है। इसी का नतीजा है कि अब कई कंपनियां आगे आकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं और प्रदेश में अपनी फैक्ट्रियां और प्लांट लगा रही हैं। गोविंदा आज बाराबंकी जिले के कंपनी के प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये तमाम बातें कही। यूपी बहुत कमाल कर रहा है, बहुत मॉडर्न हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पे पूजा प्रार्थनाओं से लेकर धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, हर जगह से जो है ये प्रेरणा स्रोत काम हो रहा है और ख़ास तौर पे जो फिल्म लाइन के लिए हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ योगी जी के बारे में क्या कहें? योगी जी का खास तौर पे धन्यवाद देता हूँ। गोविंदा जी है, आप जो है आर्ट एंड कल्चर के तरफ आपकी नज़र है और ये बहुत आवश्यक है कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से पूरे विश्व में, अदरवाइज हो ही रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं हम लोग का आर्ट एंड कल्चर जो है वो लुप्त हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गलत बताया है। भारत में कोरोना से मौत के इस आंकड़े को लेकर कहा कि वो इन आंकड़ों को सही नहीं मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी की चिकित्सा सुविधाओं पर भी बात की। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हम होने देंगे। हम पूरी तरह से कृतसंकल्प हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं हम जांच करके कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और सबको मैं फिर कहता हूँ कि अस्पताल परिसर में मरीजों को भगवान मान करके काम करें और हम सब मिल करके प्रदेश की चिकित्सा जगत को बहुत अच्छा बनाएंगे। देखिए, जो WHO ने कहा है वो आंकड़े ठीक नहीं हैं। भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे खास बात यह है कि हमारे यहाँ 100% जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है। उसके आधार पर ही हमारे आंकड़े आते हैं और ये WHO ने जो कहा इसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। इलाकों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने की। इसी मकसद को लेकर मुजफ्फरनगर के बरला इंटर कॉलेज के एक मैदान में शहीद राधेश्याम स्पोर्ट्स स्टेडियम की शुरुआत की गई। कोशिश है कि गांव के खिलाड़ियों को शहर न जाना पड़े और गांव में ही बेहतर माहौल तैयार किया जाए। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने किया। देश के लिए क्रिकेट खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है। कुछ का ये सपना पूरा तो कुछ का अधूरा रह जाता है। वजह है सुविधाओं का अभाव। शायद इसी कमी को पूरा करने और गांव-गांव, गली-गली से क्रिकेटरों की पौध को पेड़ बनाने के लिए मुजफ्फरनगर के बरला इंटर कॉलेज में शहीद राधेश्याम स्पोर्ट्स स्टेडियम की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर युद्धवीर सिंह ने बरला पहुंचकर यहां इस स्टेडियम का शुभारंभ किया। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुजफ्फरनगर में नहीं, मुजफ्फरनगर के भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ग्राउंड्स अगर मिलें बच्चे को, टर्फ विकेट मिलें, ऐसी सुविधाएं मिलें तो सीन ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि गांव का बच्चा ही है जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टेट की टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 90% गाँव के ही बच्चे हैं, लेकिन उनको क्या है कि सुविधाएं नहीं है, इसलिए उनको शहर जाना पड़ता है। दरअसल 1971 में बरला के राधेश्याम सिंह शहीद हुए थे। उनके नाम पर कई टूर्नामेंट होते रहे हैं, लेकिन एक स्टेडियम का सपना यहाँ अधूरा सा था। बरला इंटर कॉलेज के मैदान में इस सपने को पूरा किया गया। यहाँ उद्घाटन मैच में टीम राधेश्याम 11 ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ऑल आउट होकर 20 ओवर में 109 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी अभिषेक 11 के खिलाड़ियों ने 12 ओवर में 9 विकेट से मैच जीत लिया। ये बहुत अच्छा उपलब्धि है। ग्रामीण इलाके में इतना अच्छा, इतना सुंदर स्टेडियम जो बनी है। ये काली ज़मीन जब भी हमको मिल जाते पब्लिक तुरंत उसको कब्जा करना, उसको ये करना शुरू कर देते। लेकिन जैसे जिला प्रशासन का नॉलेज में आया है और लोगों का यहाँ पर सहयोग से तो कब्जा मुक्त करा दिया गया है और इसमें मिट्टी विट्टी डाल के बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम के रूप में ये दिया हुआ है। इस तरह का स्टेडियम हर ब्लॉक में होना चाहिए। हमारे यहाँ से बहुत लोग BHL में खेलते हैं, यूपी पुलिस की टीम में खेले, बाहर सिलेक्शन हुए, गवर्नमेंट नौकरियों में, रेलवे में भी हैं। लेकिन पिछले 10-12 साल से हमने ये देखा कि हम भी यहाँ पड़े इसी ग्राउंड से खेले। आजकल नए लड़के जो स्पोर्ट्समैन निकल नहीं रहा देहात से, उसकी वजह खेल की सुविधाओं का अभाव है। हम पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पीछे दूसरी तरह की थी। जब वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण हमें यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उम्मीद है, यहाँ से उम्मीद करते हैं कि यहाँ से प्रतिभाएं निकलेंगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ग्रामीण इलाके में स्टेडियम बनने से न सिर्फ खिलाड़ियों के सपने पूरे होंगे बल्कि पलायन भी रुकेगा। शहीद राधेश्याम स्पोर्ट्स स्टेडियम न जाने कितने खिलाड़ियों के सपनों को हकीकत में बदलेगा। सनु शर्मा, मुजफ्फरनगर, ABP गंगा। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से नामांकन करने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री खटीमा में अपने आवास पर हैं, जहां तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। चंपावत उपचुनाव में नामांकन से पहले ABP गंगा संवाददाता पंकज राणा ने सीएम धामी से बातचीत की। सुनिए। धामी चंपावत से नामांकन करेंगे और आज घर पे काफी भीड़ है, तमाम लोग शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं धामी जी? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। और कल किस तरह की तैयारियां रहेंगी, क्या चीजें देखिए, चंपावत चूँकि माँ पूर्णागिरी का धाम वहाँ है, शारदा मैया का तट है, गोलजू का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की नगरी है,
माँ हिंगला देवी का स्थान है, माँ रणकुची मैया का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, रीठा साहब वहाँ है। और मैं इसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ, खेला हूँ, बचपन मेरा यहीं बीता है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उस क्षेत्र से मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। मैं इस चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी प्रचंड बहुमत से उस क्षेत्र से जिताया है। और मैं भी जब इस क्षेत्र में आया हूँ तो उनका अपार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं मन वचन और वाणी से क्रम से कोशिश करूँगा कि हमारा वो क्षेत्र जिसमें बहुत असीमित जो है अपार संभावनाएं विकास की हैं, वो पर्यटन के क्षेत्र में श्यामला ताल है, माँ शारदा का स्थान है, जंगलों और पर्वतों से आच्छादित हमारा क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र, वहाँ पर चाय के बागान हैं, अन्य क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो अभी सड़कों से कनेक्ट नहीं हो पाए, उन सभी को सड़कों से जोड़ना है। आने वाले समय में इंटरनेट की सुविधाएं अभी वहाँ पर नहीं हैं। अभी ये पिछले दिनों डांडा ककने गया था एक दुर्घटना में, तब मैंने देखा था चूँकि चुनाव के दौरान कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे छूटे हुए हैं। उन सभी क्षेत्रों में विकास पहुँचे, उन सभी क्षेत्रों में सड़क पहुँचे, इंटरनेट पहुँचे और हमारे नौजवानों को सभी को रोज़गार मिले, उसके लिए काम करूँगा। मैं प्रातःकाल माँ पूर्णागिरी का मंदिर है मेरे गांव में, वहाँ आशीर्वाद लेने के बाद मैं कल सड़क मार्ग से ही सभी का आशीर्वाद लेते हुए, सभी से समर्थन मांगते हुए अपना नामांकन पत्र भरूंगा, पर्चा भरूंगा और मैं तैयार हूं चंपावत क्षेत्र की। पहली बार हो रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से वहाँ जा रहा है तो आप देखेंगे वहाँ की बारीकियाँ, किस तरह की वह दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, तो उनके लिए जनता से क्या अपील करेंगे कि आप बेहतर वहाँ पे काम करें? नहीं, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश का और उत्तराखंड का विकास हो रहा है, उस विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, उसको धरातल पर उतारना है। और चंपावत से टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक जो ऑल वेदर रोड बनी है, वो ऑल वेदर रोड चूँकि एक मैं समझता हूँ कि मैं बचपन से उस रोड से गया हूँ, बहुत सकरा मार्ग होता था, धीरे धीरे आज निर्माणाधीन है, लगभग 80-90% पूरा हो चुका है। लेकिन जब वो पूरा मार्ग पूरा बन जाएगा तो पिथौरागढ़ से टनकपुर की दूरी काफ़ी कम समय में पूरी की जाएगी। इसी प्रकार से जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग है और जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग को जोड़ने वाले अन्य अनेकों मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को जोड़ना है। क्योंकि सड़क मार्ग से जाऊंगा तो सभी से संपर्क भी करूंगा और सही मायने में देख भी पाऊंगा। कांग्रेस तो वॉकओवर दे चुकी है, चंपावत मुक्त हो गया है कांग्रेस से, अभी तक ऐसा लग रहा है, तो कोई चुनौती अभी लग रही है आपको क्या? देखिए, चुनौती हमारे सामने विकास की है, चुनौती हमारे सामने चंपावत को भारत के नक्शे में लाने की है। क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमा से भी लगा हुआ है और यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर काम करना है और चंपावत के लोग जिस प्रकार का उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए चुनौती और ज़्यादा हो जाती है। धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कल से नामांकन करने जा रहे हैं चंपावत के लिए, और उनके लिए ये बेहतर वक्त होगा जब वो वहाँ के क्षेत्र के लिए बेहतर विकास कर सकेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी विकास छूट गए हैं चंपावत के लिए उसको बेहतर तरीके से करेंगे। उन्होंने ये प्रण भी लिया है और कल वो नामांकन कर देंगे। खटीमा से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।